नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म पे क्या प्रभाव होते हैं इसके विषय में समझेंगे। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का मुख्य इफेक्ट मेटाबॉलिज्म पे और मिनरलोकॉर्टिकॉइड मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स का मुख्य प्रभाव सोडियम पोटेशियम या मिनरल्स के कंजर्वेशन पे होता है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हैं वह वास्तव में हमें किसी स्ट्रेस के समय में शरीर को उसके लिए तैयार करने में मदद करते हैं। अब स्ट्रेस की तैयारी में जो आवश्यकता किस चीज़ की पड़ेगी? एनर्जी की, और एनर्जी हमारे पास है मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में उपलब्ध, और ग्लूकोज के रूप में हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इसलिए हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की मेटाबॉलिज्म पे जो प्रभाव होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शरीर को ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से हटाकर ग्लूकोज को कंजर्व करना और ग्लूकोज के अतिरिक्त जो दूसरे फ्यूल हैं उनकी तरफ डाइवर्ट करना, जिससे कि ग्लूकोज शरीर में उपलब्ध रहे और जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन सामने हो हम उस ग्लूकोज का प्रयोग वहाँ पर कर सकें। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ग्लूकोज को कंजर्व करना है। इसके लिए ये शरीर के अन्य जितने भी भाग हैं जो मुख्य रूप से मसल्स, उसमें ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को घटा देती है, जिससे मसल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज ना करें। और शरीर में जो नॉन ग्लूकोज सब्सटेंसेस हैं जैसे लिपिड्स, फैटी एसिड्स, जैसे प्रोटीन्स, उन सब से ग्लूकोज उत्पन्न कराए ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो ग्लूकोज का इस्तेमाल है वो घटा दे और ग्लूकोज को उत्पन्न करना बाकी चीज़ों से बढ़ा दे, जिससे शरीर में ग्लूकोज की एक पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सके। अच्छा, इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन ग्लूकोज का प्रभाव, ग्लूकोज का इस्तेमाल शरीर में मसल्स के द्वारा बढ़ा देती है, और जो मसल्स जो प्रोटीन और फैट टूट के ग्लूकोज बदल रहे थे ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको घटाती है। तो इस प्रकार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या इंसुलिन के ठीक विपरीत कार्य करते हैं, एंटी इंसुलिन इन नेचर। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंसुलिन का उल्टा प्रभाव लाते हैं, मसल्स में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन घटाते हैं और नॉन ग्लूकोज सब्सटेंसेस से ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो होता क्या है? पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, मसल्स में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन घटाने के लिए GLUT4, मसल के अंदर ग्लूकोज घुसता कैसे है? मसल सेल्स के अंदर वह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 के द्वारा वह प्रवेश करता है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 को यह सप्रेस कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज मसल सेल के अंदर प्रवेश ही ना कर पाए, और अंदर जाके ग्लूकोज का जो फॉस्फोराइलेशन होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलना, जिससे वो वापस ना आ पाए, उसको भी रोक देते हैं, जिससे मौका मिलते ही वो वापस आ सके। तो इस प्रकार से जो मसल सेल के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। दूसरा प्रभाव ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब फैट से, फैटी एसिड से और प्रोटीन से, इन दोनों से ग्लूकोज का निर्माण, इसको 6 से 10 गुना तक बढ़ा देता है। देखिए बहुत बड़ी संख्या है। नॉर्मल प्रक्रिया में जितनी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है उसकी 6 से 10 गुना बढ़ा देता है यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यह काम होता किससे है ग्लूकोनियोजेनेसिस का? मुख्य रूप से ग्लूकागॉन और कैटेकोलामीन्स के द्वारा होता है। तो ग्लूकागॉन और कैटेकोलामीन्स की जो एक्टिविटी है ग्लूकोज उत्पन्न करने की, वह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा देते हैं, जिससे फैट और अमीनो एसिड्स दोनों ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकें। इस प्रकार से पेरिफेरी में ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हुआ, पेरिफेरी से ग्लूकोज ज़्यादा उत्पन्न हुआ, और इन सब को लाके सेंटर में वहाँ पे हेपेटिक लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ा दी। इस ग्लूकोज को लिवर में आके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सुरक्षित कर लिया। तो पेरिफेरी से ग्लूकोज को रोक के सेंटर में उसको ग्लाइकोजन के रूप में जमा कराया, जिससे किसी भी स्ट्रेस के समय सेंटर लीड लेके, कमांड देके जैसी आवश्यकता हो उस ग्लूकोज को वैसा प्रयोग में ला सके। अब इसका उदाहरण कहाँ मिलता है हमको? क्लिनिकल स्टेज में, जब कशिंग सिंड्रोम, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस की प्रॉब्लम है,
बहुत ज़्यादा जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं तो ये इंसुलिन को काम नहीं करने देते, इसीलिए इसके अधिकांश पेशेंट्स 80% तक के पेशेंट्स में वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस और 20% तक पेशेंट्स में डायबिटीज़, फ्रैंक डायबिटीज़ वह उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रही है, तो पेरिफेरी में ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हुआ और ग्लूकोनियोजेंसिस बढ़ गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऊपर उठ गए। इसके विपरीत एडिसन्स डिजीज हाइपोकॉर्टिसोलिज्म में जब ग्लूकोज का प्रभाव कम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रभाव कम है, उसमें ग्लूकोज इस्तेमाल अच्छा होता रहता है, पेरिफेरी में ग्लूकोनियोजेंसिस नहीं हो पाती। अब ग्लूकोनियोजेंसिस नहीं हो पाती तो जैसे ही हमारा खाना खाया हुआ वह डाइजेस्ट होके पूरा प्रयोग में आ गया, अब ग्लूकोज की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से आएगी, वो ग्लूकोनियोजेंसिस से आती। वह ग्लूकोनियोजेंसिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम होने के कारण से घट गई। इसलिए व्यक्ति अगर देर तक खाना ना खाए, बाहर से एलिमेंट्री कैनाल से ग्लूकोज की जो सप्लाई थी रिलीज हो रहा था वह रुक जाए, तब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया उत्पन्न होने लगेगा। हाइपरकॉर्टिसोलिज्म में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म में भोजन न मिलने पे हाइपोग्लाइसीमिया यह बताता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में कितने प्रभावी हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पे, लिपिड्स पे। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है कि शरीर को मुख्य रूप से नॉन ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स पे शिफ्ट कर देना मेटाबॉलिज्म को, तो लिपिड्स की तरफ शिफ्ट करना है। अब लिपिड्स को फ्यूल की तरह से प्रयोग में लाना है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो इसके लिए पेरिफेरल बॉडी स्टोर्स जो एडिपोज टिश्यूज हैं वहाँ पे लाइपोलिसिस बढ़ जाती है। जो स्टोर है अब उस स्टोर से खाली करो, स्टोर से जो जितना भी वहाँ पे संग्रहित लिपिड्स हैं उनमें लाइपोलिसिस हुई। यह लाइपोलिसिस की प्रक्रिया मुख्य रूप से कैटेकोलामीन्स के द्वारा होती है। ग्लूकोनियोजेंसिस किससे थी, ग्लूकोगॉन और कैटेकोलामीन्स दोनों के द्वारा। लाइपोलिसिस मुख्य रूप से कैटेकोलामीन्स के द्वारा। अब ये कैटेकोलामीन्स यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की उपस्थिति में ही लाइपोलिसिस कराते हैं। जैसे ग्लूकोगॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की उपस्थिति में ही ग्लूकोनियोजेंसिस कराता था, तो इस प्रकार ग्लूकोगॉन से होने वाली ग्लूकोनियोजेंसिस, कैटेकोलामीन्स के द्वारा होने वाली लाइपोलिसिस, यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा नियंत्रित रहती है। तो पेरिफेरी से एडिपोज टिश्यूज से कैटेकोलामीन्स के द्वारा लाइपोलिसिस करा के वहां से लिपिड्स को निकाला, फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल के रूप में उनको निकाल लिया और सेंटर में लाके लाइपोजेनेसिस करके उनको जमा कर दिया। तो पेरिफेरी से फैट सेंटर पे शिफ्ट किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पेरिफेरी से ग्लूकोज लाके सेंटर में शिफ्ट किया था। तो इसी कारण से जब आप देखें कशिंग सिंड्रोम मतलब हाइपर कॉर्टिसोल स्टेट में हाथ पैर कितने पतले हैं क्योंकि यहाँ के एडिपोज टिश्यूज में लाइपोलिसिस हुई और वह लाइपोलिसिस सेंटर पार्ट में लाके लाइपोजेनेसिस वहां पे स्टोर करा दी गई, तो सेंट्रल ओबेसिटी हो गई और लिम्स पतले रह गए, जिसको कहते हैं लेमन ऑन स्टिक, कि दो माचिस की तीलियों पर एक नींबू, माचिस की तीली मतलब दुबले पतले हाथ पैर, उनके ऊपर एक बड़ा सा सेंट्रल पार्ट नींबू के रूप में लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस यह इसमें हो जाती है। तो जब ये प्रक्रिया चल रही है लिपिड मेटाबॉलिज्म में कि पेरिफेरी में लाइपोलिसिस हुई, वहां पे एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल उत्पन्न हुए, तो ब्लड में लिपिड लेवल्स बढ़ जाएंगे। जो फैटी एसिड्स ज़्यादा आए उनको फ्यूल की तरह प्रयोग में लाया जाएगा, तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा जिससे कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगे। तो ये कीटोन बॉडीज एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिएंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज, इन सबको एनर्जी सोर्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से बॉडी की मेटाबॉलिज्म वह ग्लूकोज से फैटी एसिड्स की तरफ शिफ्ट हो गई और ग्लूकोज स्पेयर किया जाने लगा। तो ग्लूकोज को हमने स्पेयर कराया, फैट से फैटी एसिड से कीटोन बॉडीज, उनको हमने प्रयोग में लाया एज न्यूट्रिएंट। इस प्रक्रिया में ब्लड में लिपिड लेवल्स और ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ जाती हैं। अब
चर्चा करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी यही प्रक्रिया होती है कि पेरिफेरी की जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का डिसइंटीग्रेशन करके उनसे एमिनो एसिड उत्पन्न कराया जाता है और इस एमिनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज उत्पन्न कराया जाता है। तो पेरिफेरी से हमने प्रोटीन से एमिनो एसिड से ग्लूकोज, तो वहाँ से तो हमने एमिनो एसिड्स प्रोटीन को तोड़ा, एमिनो एसिड बना के ग्लूकोज बना के उसको सेंटर में बुला लिया। सेंटर में जो एमिनो एसिड आया लिवर में, उसको एमिनो एसिड को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करके यहाँ फिर स्टोर कर दिया गया। तो तीनों ही जगह आप देखिए कि पेरिफेरी में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन रोका, पेरिफेरी से लिपिड्स को रिलीज कराया फैटी एसिड के रूप में, पेरिफेरी से प्रोटीन से एमिनो एसिड को रिलीज कराया जिसको सेंटर में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के रूप में या एमिनो एसिड से प्रोटीन के रूप में स्टोरेज बढ़ा दी। तो पेरिफेरी की जो प्रोटीन्स डिसइंटीग्रेट होती गई उसके प्रभाव यदि बहुत लंबे समय तक चलता रहे, अनियंत्रित चलता रहे, तो क्या होंगे? मसल्स वीक होती जाएंगी, मस्कुलर वेस्टिंग, कनेक्टिव टिश्यूज जिसमें कोलेजन की मात्रा बहुत होती है वह वीक होते जाएंगे, कोलेजन कंटेंट कम हो जाएगा, बोन्स जिसके दो भाग होते हैं, ऑर्गेनिक जो मैट्रिक्स है और इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स हैं, तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स वह जो कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है वह कम होती जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, लिम्फॉइड टिश्यूज वो भी रिग्रेस करते जाएंगे। तो इस प्रकार जितनी हमारी सेलुलर प्रोटीन्स हैं वह डिसइंटीग्रेट करती जाती हैं, शरीर वीक होती जाती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स स्पेयर्ड रहती हैं। कोलेजन के ब्रेकडाउन से जो कनेक्टिव टिश्यू का कोलेजन जब नहीं रहा तो स्किन की जो स्ट्रेंथ है वह स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब स्किन स्ट्रेच करती है, सेंट्रल ओबेसिटी हो रही है तो उससे एब्डोमेन डिस्टेंड करेगा, हिप्स, थाइज, आर्म्स डिस्टेंड करेंगी। तो जैसे ही इसमें स्ट्रेचिंग होगी, अंदर कोलेजन ब्रेकडाउन हो चुका है, कोलेजन कम है, तो उससे स्किन खिंच के वह थिन, खिंची हुई, कमजोर हो जाती है, अंदर की ब्लड वेसल्स चमकने लगती हैं। कशिंग गार्ड स्ट्राया। और कैसे स्ट्राया? एक तो स्ट्रेच मार्क्स, किसी भी जो ओवरवेट व्यक्ति होता है प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, वह कैसे होते हैं? पेल, वह सफ़ेद या हल्के गुलाबी होते हैं। यहाँ पे कोलेजन टिश्यू खत्म हो जाने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती है, मोर देन 1 सेंटीमीटर ब्रॉड स्ट्राया होते हैं, पर्पलिश स्ट्राया होते हैं, पिंक नहीं। तो यह है टिपिकल कशिंग गार्ड स्ट्राया जो कि हाइपर कॉर्टिसोल स्टेट में बनते हैं। बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होती जाती है कोलेजन प्रोटीन के ब्रेकडाउन के कारण से। तो इस प्रकार से यदि हम फिर से इसको समराइज करें, पेरिफेरी से ग्लूकोज, लिपिड्स, प्रोटीन सबको रिलीज करा के सेंटर में पहुंचाते रहे, जिससे जब आवश्यकता हो तो सेंटर उसको अपने अनुसार स्ट्रेसफुल कंडीशन से लड़ने में, उससे बचाव में उपयोग में ला सके। तो यह इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रमुख रोल है, हर चीज़ को सेंटर में लाके वहाँ पे इस्तेमाल कराना। यहाँ पे 2-3 बिंदुओं को फिर से मैं डिवाइस कर रहा हूँ। परमिसिव एक्शंस मतलब कुछ ऐसे काम हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बिना नहीं होंगे, इनकी परमिशन के बिना नहीं होंगे। जैसे ग्लूकागॉन के द्वारा ग्लूकोनियोजेनेसिस, कैटेकोलामीन्स के द्वारा लाइपोलिसिस, और 2 कैटेकोलामीन्स के प्रभाव और भी हैं जिनके लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जरूरत पड़ती है। कैटेकोलामीन्स का असर ब्लड वेसल्स पे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने पे, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ाए रखा जा सके। स्ट्रेस, मान लो ब्लीडिंग हो गई, अब बीपी मेंटेन कैसे करें? तो कैटेकोलामीन्स की सेंसिटिविटी, ब्लड वेसल्स की सेंसिटिविटी कैटेकोलामीन्स के लिए बढ़ा देता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिससे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा बीपी को मेंटेन किया जा सके। ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटी ऑफ कैटेकोलामीन्स, हमें भागना है, हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो इन्हेलेशन अच्छा कर सकें, तो ब्रोंकियल ट्री को डायलेट करा दें, जिससे ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेशन सरलता से हो सके।
तो यह जो कैटेकोलामीन्स का प्रभाव है इसको भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा देते हैं और इसी के प्रेजेंस में होते हैं। तो इस प्रकार कैटेकोलामीन्स के एक्शंस में मदद करता है, बिना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के ये कैटेकोलामीन्स के एक्शन नहीं हो पाते। ग्लूकागॉन का ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्शन नहीं हो पाता। ब्लड वेसल्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्टिविटी ऑफ कैटेकोलामीन्स। अगर कैटेकोलामीन्स ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसा एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी एडिसन्स डिजीज में होता है। क्या होता है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती तो वेसल डायलेट हो जाती हैं। जब डायलेट हो जाती हैं तो उसके अंदर जो कैपिलरी परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है और फ्लूइड बाहर, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम यह कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सहायक होते हैं। फ्री वाटर क्लियरेंस, यहाँ पे एक अलग बात को और भी कर लेते हैं कि बॉडी से वाटर का क्लियरेंस, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, उसके लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ना हो तो यह फ्री वाटर क्लियरेंस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यह भी नहीं हो पाता और बॉडी में वाटर स्टे करने लग जाता है। एडिसन्स डिजीज में कभी कभी उसके कारण से भी परेशानियां होती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने समझा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वह इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेसफुल कंडीशंस से सामना करने के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। पेरिफेरी से ग्लूकोज, लिपिड्स और अमीनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन घटा के उनको सेंटर की तरफ लाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो कैटेकोलामीन्स काम करती हैं उनकी सेंसिटिविटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जो ग्लूकागॉन काम करता है उसको परमिशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। इस प्रकार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इस इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में और किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करने में बहुत सहायक होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म के बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के दूसरे प्रभाव क्या हैं स्ट्रेस में, इन्फ्लेमेशन में, एलर्जी में और ब्लड सेल्स में, इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव के और इनके एंटी एलर्जिक प्रभाव के विषय में। धन्यवाद।